चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आफ्टर प्रोफेशनल डिग्री जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तब भी ये टॉपिक का बहुत बहुत रेलेवेंस होता है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके बड़े आराम से, बड़े तरीके से, बड़े सलीके के साथ इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहां लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, इंक्लूड्स। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने पूछा भाई बताओ क्या, तो आपने बोला सर लिखो, हम बताते हैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कुछ लोग बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा भाई बच्चों वाली बातें मत करो, ये तो बच्चे कहा करते हैं। अब जब इंडेस पढ़ रहे हैं तो पी एंड एल स्टेटमेंट बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो ये जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है सर। दूसरा दूसरा है बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है सर। और क्या आता है? मैंने कहा और आता है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओ माय गॉड सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है? बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। वैसे जरूरत नहीं है, लेजर में कैश एंड बैंक अकाउंट बना हुआ है, और जो कैश एंड बैंक अकाउंट है बेसिकली वही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अंतर यह होता है कि कैश एंड बैंक अकाउंट लेजर में होता है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज बनता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो डेट वाइज नहीं बनता, वो एक्टिविटी वाइज बनता है। ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आपने बनाया होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। सर फिर इसका मतलब तो फिर एक और स्टेटमेंट हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नहीं नहीं नहीं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। वो बनता होगा, बनाते होंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये क्या नई चीज आई है? ये इंडेस के बाद ही आई है, ये तो बाकी तीनों तो पहले भी थे, लेकिन इंडेस के बाद ये आ गया सोसे। कुछ लोग इसे सोके कहते हैं, तो सोके कह लो या सोसे कह लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कंपनी की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें क्या चेंजेस हुए, ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना एडिशन हुआ, कितना डिडक्शन हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो पूरा दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सब हम बातें आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीजें आती है, पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सोसे। ठीक है, पहली बात। अब जरा दूसरी बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो तो क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं एक पॉइंट। सर क्या लिखने वाले हो? मैंने कहा भाई टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मतलब अभी समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये ऊपर वाला ही तो हो गया सर, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया सर। मैंने कहा नहीं जी, नहीं हुआ। हाँ जी, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर। मैंने कहा बताओ क्या। तो सर एक तो यहां पर आएगा जी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सर,
और क्या आएगा? मैंने कहा जी दूसरा आएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और तीसरा आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे यार सर क्या मजाक कर रहे हो आप, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो एक जैसी बात होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, इनमें अंतर होता है, वो अंतर अभी हम समझने वाले हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन तरह के हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या करें? तो सर अब तीसरी बात लिख लेंगे, सम बेसिक टर्म्स। अभी हम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, सम बेसिक टर्म्स और उसमें भी जनरल मीनिंग। ठीक है सर, जनरल मीनिंग। ठीक है सर, जनरल मीनिंग आपने किस चीज का बता रहे हो? मैंने कहा देखो भाई सिंपल सिंपल सी बातें करता हूं मैं आपके सामने। हाँ, इसमें हम पहला पॉइंट एक पढ़ने वाले हैं, यहां पर ए पॉइंट लिखिए भाई। सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? लिख रहे हैं सर। हाँ, ए पॉइंट, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप। पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप ये सर क्या होती है? जनरल मीनिंग की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जनरल मीनिंग की, कि एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है सर, एक कंपनी है बी लिमिटेड। अभी मैंने रिलेवेंट इंडेज की बात ही नहीं की है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के एक्वायर कर लिए हैं ग्रेटर देन 50% शेयर्स। ए लिमिटेड एक्वायर्स more than 50% shares of B लिमिटेड। हाँ सर ये तो है। तो सर एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर ले लेती है तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, चलो इक्विटी शेयर्स, तो और लफड़ा खत्म। तो सर ये जो कंपनी जो जिस कंपनी ने शेयर्स लिए हैं सर, वो कंपनी तो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। और सर ये जिसके शेयर लिए हैं ये कहलाएगी इसकी सब्सिडरी कंपनी। सर ये तो हमको आता है सर, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है सर, होल्डिंग कंपनी का एक और नाम होता है। मैंने कहा क्या? तो बोले सर पेरेंट कंपनी, इसको पेरेंट कंपनी भी बोला जाता है। तो ये पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, जनरल मीनिंग, सिर्फ जनरल मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, ठीक है सर, क्या होगा अब बी पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सम बेसिक टर्म्स में। तो यहां पर एग्जाम्पल लीजिए, बी पॉइंट में ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू कंपनीज, दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज हैं। नो पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप, इनके बीच में कोई पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं है। और अब यहां पर इफ when A Limited prepares its financial statement, A लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, बी लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है,
when B Limited prepares, प्रॉपरली नोट करिए, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर ये तो है ही सर, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं सर। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी, अपने P&L बैलेंस शीट तो बनाएगी, सब बनाएगी। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड तो कंपनी है, इनके बीच में पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है और दोनों अपने अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं, तो कोई नई बात नहीं है। कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले रहा हूं मैं यहां पर। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड तो कंपनीज हैं, दोनों के बीच में कोई पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है, तो दोनों अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बड़े आराम से लिखना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। आर टू कंपनीज, दो कंपनीज हैं ए और बी, और इनके बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है मुन्ना? पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप मान लेते हैं। अभी हालांकि डिटेल नहीं बताया है, अभी केवल ये बताया 50% से ज्यादा पे पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है, जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। अभी तो पूरा इंड एस का बेसिक टर्म समझना बाकी है। पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इनके बीच में पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, तो है तो क्या हुआ सर? ए लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी सर, बी लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है और ये दोनों अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। इंडिविजुअल नहीं लिख रहा हूं, इंडिविजुअली यानी डेफिनेटली अलग अलग। तो जब पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है और ये अलग अलग बना रहे हैं, तो फिर कहते हैं कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर इसको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, यहां पर इसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू कंपनीज, और यहां पर हम फिर से ले रहे हैं कि भाई पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो पेरेंट और सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। तो अब क्या? नाउ व्हेन एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, सर कौन सी रिक्वायरमेंट होती है लीगल? डिस्कशन अभी ज्यादा नहीं करना, जनरल मीनिंग पे जाइए। एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है, ए लिमिटेड को कंबाइंड बनाना पड़ेगा। ए लिमिटेड विल प्रिपेयर विल ऑल्सो प्रिपेयर, सब सेपरेट तो बनेंगे ही बनेंगे, विल ऑल्सो प्रिपेयर कंबाइंड एफएस ऑफ ए लिमिटेड एंड सब्सिडरी जो है वो बी लिमिटेड, दोनों के कंबाइंड भी बनेंगे, तो उसे कहा जाएगा कॉल्ड
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होते हैं, और कंसोलिडेटेड का मतलब तो अभी एक जनरल मीनिंग आपने समझा कि दो या दो से अधिक, अभी दो एंटिटीज थी, दो बिजनेस थे, दो या दो से अधिक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब जोड़ा जाएगा तो उसे कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। यही हमारे टॉपिक का नाम है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल पेरेंट और सब्सिडरी के केस में ही बनते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी हमने केवल एक जनरल मीनिंग लिया है कि भाई हाँ, कंसोलिडेशन कैसे क्या होता है, बेसिक मीनिंग। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। सर एक बार थोड़ा टॉपिक ऊपर हमारा चल रहा है कंसोलिडेटेड। यस, डन सर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हमें क्या क्या सीखना है? तो इसमें हमें सीखना है 4 चीजें। सर कौन कौन सी 4 चीजें सीखेंगे? मैंने कहा जी 4 चीजों के नाम लिख लो। एक सीखेंगे हम जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आखिरी वाला है कंसोलिडेटेड सोसे। ये चारों चीजें हमको बनानी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। चलिए, ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। भाई बता दो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, प्रॉपर नोट कर लिया सबने? यस सर। वेरी यस गुड, सर। वेरी वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट यहां पर। some important terms as per पेन चलने में कुछ दिक्कत आ रही है आज यार। हाँ, अरे यार क्यों नहीं चल रहा भाई? दो शब्दों का मतलब हम यहां पे समझेंगे।
एक तो है कंट्रोल, दूसरा है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और तीसरा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तीन समझ लेते हैं, दो की जगह तीन समझ लेते हैं, क्योंकि दो आ जाएंगे तो तीसरा अपने आप ही आ जाएगा। कंट्रोल, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अब से मैं आपसे पूछूंगा भाई कंट्रोल का जनरल मीनिंग क्या होता है। कंट्रोल मीनिंग, पहले मैं क्लियर कर दूं, वेरी वाइड मीनिंग, वेरी वाइड मीनिंग अंडर इंडेस। इंडेस में इसका बहुत ही बड़ा मतलब होता है कंट्रोल का। सर कौन सा इंडेस? अभी नंबर छुपा के रखा है आपसे, अभी नंबर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वेरी वाइड मीनिंग अंडर इंडेस, बट फर्स्ट टेक जनरल मीनिंग। अभी थोड़ी देर शुरुआत में हम सिर्फ जनरल मीनिंग पे बात करेंगे कि कंट्रोल क्या है। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है, जनरल मीनिंग होता है कंट्रोल का इफ एनी कंपनी acquires more than 50% equity shares of other company, तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो कंपनी which acquires the shares, जो कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है उसको हम कहते हैं एक्वायरर। ये पहले कभी परचेजर वेंडर ऐसे बोलते थे, वो नहीं, एक्वायरर। और जो अदर कंपनी है उसको हम कह सकते हैं एक्वायरी। एक्वायरर, एक्वायरी, यहां पर एक्वायरर मेरे इस क्वेश्चन में पेरेंट कंपनी हो गई और एक्वायरी सब्सिडरी हो गई, क्योंकि 50% से ज्यादा हो गया। और हम यहां पे कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कंट्रोल का मीनिंग यही होता है कि इफ वन कंपनी होल्ड्स greater than 50% equity shares of another company, then we can say that control obtained by company acquiring the shares। तो ये कंट्रोल का बिल्कुल जनरल मीनिंग है। और इसी से जुड़े हैं दो मीनिंग और, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक कंपनी है ए लिमिटेड, यस, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के एक्वायर कर लिए हैं
51% इक्विटी शेयर्स तो यहां पे ए लिमिटेड क्या है सर? ये तो पेरेंट कंपनी है सर, ये होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं सर। इसको जनरल भाषा में इन्वेस्टर भी तो कह सकते हैं। इन्वेस्ट किया ना ए लिमिटेड ने। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है आपकी, आपने एक और वर्ड बता दिया मुझे। मैंने कहा अच्छी बात है। और सर दूसरे में मैंने कहा ये सब्सिडरी कंपनी है और इसको इन्वेस्टी भी कह सकते हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड में कौन कौन है? शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करा हमने। ए लिमिटेड खुद एक शेयर होल्डर है और बाकी अदर्स हैं। ए लिमिटेड के पास कंपनी के 51% शेयर हैं और बी लिमिटेड बाकी लोगों के पास मिलकर 49 है। तो हम ये कहेंगे कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और बाकी शेयर होल्डर्स का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स दो हिस्सों में बढ़ गए। एक तो ए लिमिटेड मेजर शेयर होल्डर है, बाकी सब मिलाकर अदर्स कैटेगरी में आते हैं। तो कंट्रोल सिर्फ ए लिमिटेड का है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं ए लिमिटेड इज हैविंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओवर बी लिमिटेड and other shareholders of B Limited are NCI। उनका वो शेयर होल्डर तो हैं पर बाकी 49% का कंट्रोल नहीं है अभी जनरल डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टोटल शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 1 लाख, 1 लाख शेयर है बी लिमिटेड के। शेयर्स एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड ए लिमिटेड ने 72,000 शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। कैलकुलेट, इसको हम बोलते हैं सीआई, इसको हम बोलते हैं एनसीआई। कैलकुलेट सीआई एंड एनसीआई इन परसेंटेज फॉर बी लिमिटेड। ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकलता है सब्सिडरी कंपनी के लिए। तो अभी हम यहां पर केवल बात कर रहे हैं सिंपल। तो बताइए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? परसेंट में निकालना है। शेयर्स एक्वायर्ड बाय ए हेल्ड लिमिटेड बाय पेरेंट divided by total shares of subsidiary into 100। 72,000 divided by 1 lakh into 100 कितना परसेंट है? 72। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किस पर है? ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट
बी लिमिटेड तक। ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड, राइट? यस। ऐसे बोलेंगे। और अगर आपसे बोले कि भाई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालो, ये भी परसेंट में निकालना है और ये भी इन बी लिमिटेड ही निकालना है, बी लिमिटेड में ही। मतलब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एनसीआई का मतलब शेयर होल्डर ही होता है, शेयर्स ही है वो। तो शेयर हेल्ड बाय अदर्स, मतलब अदर्स मतलब अदर देन पेरेंट, अदर देन होल्डिंग कंपनी, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे जी? टोटल शेयर्स ऑफ सब्सिडी। टोटल शेयर्स ऑफ सब्सिडरी इंटू 100 तो होना ही होना है। यहां पे अदर्स ने कितने शेयर ले रखे थे? तो 1,00,000 में से जब 72,000 पेरेंट ने ले रखे हैं तो ये आ जाएगा आपका 28,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100, 28%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बी लिमिटेड में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 72%, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? तो वो है 28%। और एनसीआई कुछ अलग नहीं है, वो सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स ही हैं। तो यहां पर एक जनरल नोट लिखने में आता है, शेयर होल्डर्स ऑफ, मैं ऐसी जनरल कैलकुलेशन बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर आपसे पूछा जाए सब्सिडरी कंपनी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन सी दो कैटेगरी होंगी? बताइए। सब्सिडरी कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होंगे, एक पेरेंट कंपनी खुद, एक अदर्स, राइट? यस। और पेरेंट कंपनी का हमेशा क्या रहेगा? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रहेगा। और अदर्स का क्या रहेगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये ऐसे ही कुछ शब्द हैं, वो धीरे धीरे सीखने में आएंगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे। अभी मैंने इंडेस एप्लीकेबल होगा, लेकिन कौन सा इंडेस है अभी मैंने नहीं बताया। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैंने अभी नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है। पेरेंट कंपनी और ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर another example. ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है किसी सब्सिडरी कंपनी की। मैं ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाऊंगा अभी, एक जनरल। शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, रिजर्वेंट सरप्लस 5 लाख का है, सारी एसेट्स में भी एक साथ लिख देता हूं 22 लाख की, लाइबिलिटीज में लिख देता हूं कितनी आएगी 7 लाख की। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लग रहा है आपको कि भाई बड़ा वाकई में बड़ा टॉपिक चल रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर हम उसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। ये हो गया सब्सिडरी कंपनी एसेट्स।
और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि एसेट्स में इंक्लूड होंगे, नो डाउट सारी एसेट इंक्लूड हैं। ये चलो छोड़िए, ये हो गया, रहने दीजिए, कुछ नहीं। एसेट्स, अब यहां पर मैं 75% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ये शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली है, हम्म 75% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड, ऐसा लिखा है। और अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड, ए ने खरीद रखा है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपके लिए है, कैलकुलेट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अरे सर, इसमें कैलकुलेट ही क्या करना सर, ये लो आंसर लो, आप तो डायरेक्ट लो आंसर। मैंने कहा क्या जी? बोले सर 75% गिवन है सर। मैंने कहा अच्छा, अब काय को जबरदस्ती नंबर ऑफ शेयर कितने ले रखे हैं वो निकालें, डिवाइड करें टोटल से। सर 75% ले रखा है, 50 से ज्यादा है, तो जनरल डेफिनेशन जो आपने कंट्रोल की बताई उस हिसाब से तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक आ गया बी पर। मैंने कहा अच्छा चलो भाई कैलकुलेट, ये परसेंट था, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो सर इसमें भी नंबर ऑफ शेयर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले सर 100% टोटल होता है, उसमें से कंट्रोलिंग वाला हटा देते हैं ना सर, तो ये 25% आ गया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो हम पहले जरा बेसिक कैलकुलेशन कर लें, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, इंडेस क्या कहता है, सारी बातें। क्योंकि मेरा मानना है इंडेस कुछ अलग नहीं कहता, जो हमारा कॉमन सेंस है 90% बात तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगी, और फिर थोड़ी छोटी मोटी बातें होंगी जो इंडेस सुलह करवा देगा जहां झगड़ा होगा। शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू ए लिमिटेड एंड एनसीआई। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की कितनी है और एनसीआई की कितनी है, बता सकते हो आप? Yes. बताओ। अरे 10 लाख की टोटल कैपिटल में 75% तो ए लिमिटेड 7,50,000 और 2.5 लाख, और 10 लाख की कैपिटल में से 25% जो है वो बाकी शेयर होल्डर्स का है। बहुत सिंपल है सर ये तो। हमें तो लग रहा था कंसोलिडेशन बहुत कठिन टॉपिक है, कठिन कुछ भी नहीं होता। जब तक कोई चीज समझ में नहीं आए बस तभी तक कठिन है, उसके बाद कुछ भी कठिन नहीं होता, कठिन कुछ होता ही नहीं है। और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग्स टू ए लिमिटेड एंड एनसीआई। सर रिजर्व एंड सरप्लस ए लिमिटेड और एनसीआई का क्यों होगा? अरे भाई किसी भी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस मतलब उस कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट पर किसका अधिकार होता है? शेयर होल्डर्स का। ए लिमिटेड भी शेयर होल्डर है और एनसीआई बोलने को एनसीआई है, एनसीआई से लगता है कुछ नया होने वाला, कुछ नहीं है, वो शेयर होल्डर ही है। मेजोरिटी होल्डिंग कंपनी के अलावा जो भी शेयर होल्डर हैं वो एनसीआई कहलाते हैं। ठीक है सर, तो 10 लाख का नहीं 10 लाख नहीं, कितना प्रॉफिट था जरा बोले? 5 लाख। तो ए लिमिटेड का भी प्रॉफिट पर अधिकार है, बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स का भी प्रॉफिट पर अधिकार है। तो इनका तो 5 लाख का 75% अधिकार, 5 लाख का 25%। सर ये आ रहा है 3,75,000 और 1,25,000। एनी डाउट इन दिस? हम बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टर्म्स और बेसिक कैलकुलेशन समझ रहे हैं, अभी कुछ हमने कंसोलिडेशन के बारे में नहीं सीखा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलिए
सर लास्ट में दिखाने के बाद तो मैंने आपसे कुछ बेसिक कैलकुलेशन करवाई है सिर्फ कि भाई अगर आपसे पूछा जाए ये और ये तो कैसे निकलेगा, तो बड़े कॉमन सेंस से निकाल लिया। क्यों मैं अभी बड़ी बड़ी बातें करूं, ये इंडेक्स ऐसा कहता है, वो इंडेक्स ऐसा कहता है, कोई कुछ भी कहता हो, कॉमन सेंस से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए पहले इतना समझे। तो यहां पर आपसे पूछे टोटल एनसीआई ऑफ बी लिमिटेड एस पर अबव, अगर आपसे पूछे टोटल एनसीआई क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, जरा बताइए। 25%. इन अमाउंट 3,75,000. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा तरीके से। एनसीआई यानी शेयर होल्डर है तो उनका शेयर कैपिटल में भी है, तो शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन लॉसेस तो नहीं है, प्रॉफिट्स हैं, अभी तो लॉस होते तो लॉस में भी लेते, वो तो सारे सुख तुम्हारे तो दुख भी तुम्हारे। शेयर होल्डर्स का अधिकार प्रॉफिट पर होता है तो लॉस पर भी होता है। ये हो गया जी, हो गया इतना। Yes, sir.